किस्सा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर और सबसे बड़े खबरी का। कहानी उस खबरी की जिसकी मौत आज भी एक पहेली है। मुंबई पुलिस का सबसे लाडला मुखबिर, पुलिस का वो इन्फॉर्मर जिसने सबसे ज़्यादा इनाम लिया, तो वो हम आपको आज की इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। पुलिस महकमे में एक कहावत है कि सबसे अच्छा पुलिस ऑफिसर वही है जिसका खबरी यानी मुखबिर का नेटवर्क सबसे ज़्यादा मजबूत और फैला हुआ हो। अपनी बात को शुरू करें उससे पहले आपको एक फ़िल्म याद दिलाना चाहता हूँ जो हमारी इस किस्से को आप तक पहुँचाने में बड़ा ही मददगार साबित होगा। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान की एक फ़िल्म थी सरफरोश। इस फिल्म में आमिर खान पुलिस महकमे में ही क्राइम ब्रांच में एक अफसर होते हैं और जब उसे अपनी टीम तैयार करने का मौका मिलता है तो वो सबसे पहले एक और किरदार का नाम लेता है, इंस्पेक्टर सलीम। और इंस्पेक्टर सलीम को अपनी टीम का हिस्सा बनाने के पीछे वो अपने अफसरों को जो दलील देता है वो यही है कि उसका मुखबिर का नेटवर्क सबसे बेहतरीन है। और फिर फिल्म में एक छोटा सा किरदार बीच बीच में पर्दे पर आता है जिससे इंस्पेक्टर सलीम कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है। यही होते हैं मुखबिर या कहें कि खबरी, जो पुलिस और गुंडे बदमाशों के बीच एक ऐसी कड़ी होते हैं जिनके पास जुर्म की दुनिया की वो तमाम खबरें होती हैं जिन्हें हासिल करके किसी भी पुलिस वाले का कैरेक्टर और कैरियर दोनों बन जाता है। क्राइम की इस कहानी में आज हम बात करेंगे जो किस्सा है हिंदुस्तान के शायद सबसे बड़े खबरी का है। शायद इसलिए क्योंकि मिली जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान में इससे बड़े खबरी का नाम सामने तो नहीं आया है, लेकिन हर किसी की रिसर्च का एक दायरा होता है और हो सकता है कि हमारी रिसर्च में हमारी आँखों वो वहाँ तक नहीं देख पाई हो जहाँ कहीं इससे भी बड़े खबरी का नाम लिखा हुआ हो। ये खबरी न सिर्फ बड़ा था बल्कि शायद सबसे अमीर खबरी भी कहा जा सकता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि खबरी या मुखबिर पुलिस वालों को अंडरवर्ल्ड या बदमाशों के बारे में कोई भी सूचना देते हैं तो पुलिस अफसर बदले में उन्हें इनाम के तौर पर कुछ रुपए भी देते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि हमारी कहानी का आज का किरदार ऐसा मुखबिर रहा है जिसने अपनी खबरों के बदले शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पुलिस से इनाम लिया है। 80 और 90 के दशक का ये इकलौता खबरी है जिसने सिर्फ पुलिस की ही मदद नहीं की बल्कि अपनी मुखबिरी से देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद की। यानी ये कहा जा सकता है कि ऐसा मुखबिर था जिसके हाथ कानून की तरह बड़े लंबे और फैले हुए थे जिससे कोई बचकर नहीं निकल जाए। ऐसा उस दौर में कोई नहीं था, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे कस्टम हो या फिर वो क्राइम रिपोर्टर ही क्यों ना हो। उसके पास आकर कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटा है। बाद में उसे पुलिस का इनाम मिल जाता था। किसी भी लिहाज से देखकर कहा जा सकता है कि ये शख्स एक सच्चा मुखबिर या खबरी था जिसकी बताई गई खबर कभी खाली नहीं जाती थी। मुंबई के उस खबरी का नाम था सलीम सिद्दीकी। ये तो उसका असली नाम था जो उसके माता पिता ने उसे दिया था, लेकिन मुंबई पुलिस के साथ साथ दूसरे तमाम एजेंसियों के लिए काम करते वक्त इस खबरी ने पुलिस से इनाम के साथ साथ अनगिनत नाम भी कमाए थे। कोई इसे सलीम चोर बुलाता था तो कोई उसे सलीम खबरी। सलीम कोलाबा का रहने वाला था, लिहाजा कुछ लोग उसे सलीम कोलाबा वाला भी कहकर पुकारते थे। मगर जिस नाम से सलीम ने पुलिस से लेकर पब्लिक तक के बीच में अपनी अलग पहचान बनाई थी वो था सलीम लंगड़ा। असल में सलीम के पास किसी ज़माने में एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। उसी मोटरसाइकिल के ज़रिए वो घूम घूम कर मुंबई के अलग अलग हिस्सों में बैठे गैंगस्टर्स के प्लान्स का पता लगाता था और उन्हें उस एजेंसी तक पहुंचा देता था जिस एजेंसी के लिए वो खबर काम की हो सकती है। जाहिर है इसके पीछे थी उसकी इनाम हासिल करने का लालच। एक बार सलीम ऐसे ही किसी खबर के पीछे जा रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया जिससे उसका पैर टूट गया। बाद में वो ठीक तो हो गया लेकिन लंगड़ाकर चलने लगा जिसकी वजह से उसका नाम सलीम लंगड़ा पड़ गया। सलीम लंगड़े के बारे में मुंबई के मुखबिरों के बीच एक कहावत आम थी कि मुंबई के आसपास के समंदर को सलीम लंगड़े से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। उसे समंदर में छुपी गुनाह की लहरें दूर से दिख जाती थीं। ये बात भी मशहूर है कि सलीम चोर के नेटवर्क से बेहतर किसी का नेटवर्क नहीं था। अंडरवर्ल्ड हो या फिर नशे के कारोबारियों का गोरख धंधा,
यहाँ तक कि मानव तस्करों से लेकर मिलावटी तेल का खेल खेलने वाले भी उसकी नज़रों से दूर नहीं थे। कमाल था कि पुलिस ने उस दौर में भी नशे की इतनी बड़ी खेप पकड़ी थी जो उससे पहले हिंदुस्तान की किसी भी एजेंसी ने नहीं पकड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस खेप की कीमत उस जमाने में करोड़ों में थी। पुलिस महकमे से जुड़े लोग बताते हैं, सलीम लगड़े ने उन दिनों नशे की खेप के साथ साथ मानव तस्करों के बड़े नेटवर्क का भी पर्दाफाश करवाया था। इसके अलावा सलीम लगड़े की टिप ऑफ की वजह से महाराष्ट्र में चल रहे मिलावटी तेल के सारे खेल का कच्चा चिट्ठा मुंबई पुलिस के सामने खुल गया था, जिस पर ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थी। मुखबरी सलीम लगड़े का पेशा था। आमतौर पर लोग इसे पेशा बताने से परहेज करते हैं, लेकिन सलीम के बारे में पूरे मुंबई में ये बात मशहूर थी कि वो अपने काम को लेकर संजीदा है और बेईमानी का काम पूरी ईमानदारी से निभाता है। उसके बारे में एक किस्सा बेहद मशहूर है। कहा जाता है कि मुंबई में ड्रग्स की एक डील के बारे में टिप ऑफ देने पर कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से सलीम लगड़े को 18 लाख रुपए बतौर इनाम के मिला था। चूँकि सलीम बेहद सादगी से रहता था और देखने में मामूली शक्ल वाला इंसान था, ऐसे में अपने 18 लाख रुपए की इनामी रकम को लेकर जब वो कोलाबा में एक बैंक की ब्रांच पहुंचा तो वहां बैंक मैनेजर को शक हुआ, क्योंकि शक्ल सूरत से उसकी हैसियत बैंक मैनेजर को ऐसी नहीं लगी कि उसके पास 18 लाख रुपए की रकम भी हो सकती है। लिहाजा बैंक मैनेजर ने उसे अपने बैंक में बिठाया और कोलाबा थाने में इत्तला कर दी कि बैंक में एक शख्स अपनी पत्नी के साथ 18 लाख रुपए की भारी रकम जमा कराने आया है। ऐसे में इस बात का अंदेशा है कि इस शख्स ने किसी जुर्म के बारे बाद में ये रुपया हत्याए हुए हो, जिन्हें वो किसी भी सूरत में बैंक में जमा करना चाहता है। बैंक मैनेजर की बात सुनकर कोलाबा थाने की पुलिस बैंक पहुंची और सलीम के साथ उसकी बीवी मुमताज को भी पूछताछ के लिए थाने लेकर चली गई। वहां पुलिस पूछती रही कि सलीम उन पैसों के बारे में अपना गुनाह कबूल कर ले या फिर वो 18 लाख की रकम थाने में छोड़कर चला जाए, जिसे वो पुलिस वाले आपस में बांट लेना चाहते थे। मगर सलीम अपनी गाड़ी कमाई की रकम छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। सुबह से शाम और रात हो गई, लेकिन सलीम वहीं थाने में ही बैठा रहा। इसी बीच शाम को किसी जरूरी काम से कस्टम विभाग के एक अफसर कोलाबा थाने में पहुंचते हैं और वहां उन्होंने जब सलीम को देखा तो सारी बात पूछी। सलीम ने जब उनको अपनी बात बताई तो उन्हीं अफसर की पैरवी से पुलिस वालों ने सलीम को पैसों के साथ जाने दिया। हालांकि पुलिस वाले ये पूछ रहे थे कि वो इतनी बड़ी रकम लेकर कहां से आया, लेकिन सलीम बार बार यही जवाब दे रहा था कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, ये रकम उसकी गाड़ी खून पसीने की कमाई है, ये एक नंबर का पैसा है। थाने से बाहर निकलने के बाद जब कस्टम अफसर ने सलीम से ये कहा कि वो पुलिस वालों को पैसों के बारे में बताकर बात साफ कर सकता था और पैसे लेकर वापस जा सकता था, इस पर सलीम का जवाब सुनकर वो अफसर भी दंग रह गए। उसने कहा कि साहब, मैं जैसे ही उन्हें ये बताता कि मुझे किस अफसर तक ये खबर पहुंचाने के एवज में इतनी बड़ी रकम मिली है, तो अंडरवर्ल्ड और नशे के सौदागर उन अफसरों की भी जान के दुश्मन हो जाते, साथ ही मेरी जान के भी दुश्मन बन जाते। और वैसे भी ये हमारा उसूल है कि मैं जिसे खबर देता हूँ उसके बारे में कभी किसी से कोई भी जिक्र तक नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, ये लोग रकम डकार जाते, कोई बात नहीं, मैं फिर कमा लेता, लेकिन नाम देकर पैसे ले जाता, ये मेरे उसूल में नहीं है। तब कस्टम अफसर ने सलीम लगड़े को ट्रू इन्फॉर्मर यानी सच्चा खबरी करार दिया। वैसे कहते हैं कि सलीम लगड़े की ज़िंदगी में 2007 में एक ज़बरदस्त मोड़ आया। असल में ये वो दौर था जब मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तेल माफिया सक्रिय था, जो मिलावटी तेल का धंधा करता था। ये भी बताया जाता है कि इस तेल के धंधे से जुड़े लोगों में से कुछ लोगों को सलीम लगड़े की टिप ऑफ के बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया था। शायद सलीम लगड़े की इसी खूबी से उसे अंडरवर्ल्ड का दुश्मन बना लिया था। पुलिस के सूत्रों का तो यहाँ तक दावा है कि सलीम लगड़े की दी गई खबरों के बाद मुंबई पुलिस ने जब अंडरवर्ल्ड बदमाशों और गैंगस्टर्स के सिंडिकेट पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की तो सारा अंडरवर्ल्ड मिलकर सलीम लगड़े को रास्ते से हटाने के लिए इकट्ठा हो गया था। सलीम लगड़े के साथ उन आखिरी दिनों में ऐसा कुछ हुआ था
कि अचानक सारा मंजर ही बदल गया। उसके पीछे जितनी रोमांचकारी कहानी है, उतना ही सस्पेंस में डूबे सवाल भी हैं। दरअसल हुआ ये कि दाऊद के गैंग से जुड़े एक आदमी ने सलीम लगड़े से मुलाकात की और उन्हें 2 ऐसे विदेशियों के साथ रहने और उनका ख्याल रखने का काम दिया जिनका ताल्लुक ड्रग्स और तेल के धंधे से था। सलीम उनके साथ रहने लगा और उनको मुंबई दर्शन करवाने लगा। लेकिन तभी सलीम को उन दोनों विदेशी लोगों की हरकतों पर शक हुआ। जब उसने बात समझने की कोशिश की तो पता चला कि वो दोनों मुंबई में मौजूद अमेरिकी काउंसलेट पर धमाका करने की प्लानिंग कर रहे थे। तब इस ख्याल से सलीम लगड़ा काँप उठा कि किसी भी आतंकवादी घटना में उसका नाम शामिल हो सकता है। लिहाजा उसने फ़ौरन आईबी के एक अधिकारी से मुलाकात करने पहुंच गया और उन्हें सारी बातें बताईं। तब उस आईबी अफसर ने सलीम को तकरीबन एक तरकीब सुझाई और उन विदेशियों के साथ बने रहने की हिदायत देकर उसे वहां से रवाना कर दिया। कुछ दिनों के बाद आईबी ने दोनों विदेशियों को गिरफ्तार करके उन्हें उनके देश डिपोर्ट करवा दिया। ये बात तो हो गई, लेकिन ये सलीम के ज़िंदगी की आखिरी टिप ऑफ भी साबित हुई। बताते हैं कि सितंबर 2007 को सलीम और उसकी पत्नी मुमताज़ के साथ स्कूटर पर दोनों सवार होकर मुंबई के दार खाना के पास से होते हुए कहीं जा रहे थे कि तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे सलीम और उसकी पत्नी मुमताज़ की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने उस वक्त उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन वो सब कुछ सिवाय एक औपचारिकता के कुछ और साबित नहीं हो सका। हालांकि पुलिस ने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि सलीम लगड़े का हादसे का शिकार होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस बात की पूरी आशंका जताई गई थी कि सलीम लगड़े को मारने के लिए अंडरवर्ल्ड ने सुपारी दी हो और हादसे की आड़ में उसका सफाया करवा दिया हो, मगर बिना किसी सबूत और गवाह के पुलिस के हाथ और केस दोनों ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ सवाल जरूर खड़े हुए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिन विदेशियों और उनकी साजिश के बारे में सलीम ने आईबी के अधिकारियों को बताया था, उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय उन्हें डिपोर्ट क्यों किया गया। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सलीम लगड़े की मौत एक हादसा था या फिर एक सुपारी किलिंग। सुपारी किलिंग की बात इसलिए भी उठी क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ था और ट्रक ने सलीम के स्कूटर को टक्कर मारी थी तो वहाँ मौके पर एक चश्मदीद मौजूद था। हालांकि उसे उसी रोज़ कहीं विदेश जाना था, इसलिए पुलिस के झंझट में ना पड़ने की गरज से वो उसी रोज़ पुलिस के सामने नहीं आया। लेकिन बाद में उसने एक मेल के जरिए अपनी बात कही जब उसने सलीम खबरी के बारे में खबरों में पढ़ा। उस चश्मदीद ने मेल के जरिए पुलिस को बताया कि ये एक सुपारी किलिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राइवर ने सलीम के स्कूटर को टक्कर मारने के बाद ट्रक को रिवर्स करके दोबारा सलीम पर चढ़ाया था। अगर ये महज हादसा होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन करीब 15 साल बीत जाने के बाद भी आज तक मुंबई पुलिस अपने सबसे काबिल इन्फॉर्मर की मौत की गुत्थी वो नहीं सुलझा सकी है। इस बारे में सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि मुंबई के तमाम मुखबिरों ने बाकायदा पुलिस से ये गुहार लगाई थी कि अगर वो पुलिस के लिए काम करते हैं तो पुलिस को उनकी जान की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी इन्फॉर्मर के नाम का खुलासा होने का साफ मतलब है कि उसकी मौत, और शायद सलीम लगड़े के साथ वही हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचाएं और लाइक भी कर दें वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, जो कि हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में पड़ी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।